पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट वीडियो के अंदर एक मोटिवेशन मेरे अंदर ला देना। सबसे बेस्ट वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बट मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं जल्द ही प्राइवेट कर देने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करें, और आप मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरे आप दोस्त हो। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि ये अगर आप लेसन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि ये इंडिया का सबसे टॉप वीडियो बनने वाला है। शायद ही आपने यूट्यूब पे इस तरह का वन शॉट वीडियो, और मोस्टली इंजीनियरिंग में वन शॉट वीडियो नहीं बनते, बट मैंने जो बनाया इसमें एक भी टॉपिक में आपका स्किप नहीं करने वाला हूं। देखो यहाँ पे मैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, मैंने बहुत मेहनत के साथ बहुत सारी चीजें लाई है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो लगभग आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट मेरा एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझे तो प्लीज दोस्तों, इस टॉपिक पे मैंने टोटल 6 वीडियोस बनाए हैं, उसे आप जाके देख लेना। देन उसके बाद आप रिवीजन के तौर पे इसे आप ले सकते हो, या तो आपके पास कम टाइम है देन आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपके टॉपिक में अगर ये नाम है लेसन का, अगर ये नाम है तो दोनों ही नाम जो है सेम लेसन है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये मेरा है, कि अगर आपके टॉपिक में ये सब है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। चलो 1 स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आपको भी साथ में सब चीजों को दिमाग में बिठाते जाना है, और वीडियो को जितना सपोर्ट दिखा सकते हो उतना दिखाओ। यार आपके लिए बहुत स्पेशल टाइम निकाल के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे पता है कि आपके इनसेम एग्जाम आ रहे हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, इसलिए बहुत मेहनत के साथ चीजें कंप्लीट कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर मेरे आप कॉमन वीडियो में देखोगे तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले, सब बेसिक सब कुछ कंप्लीट कराया था। पर ये वन शॉट वीडियो है तो यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है, एक्स रेस टू एन का आपको इंटीग्रेशन एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये दिमाग में बिठा लो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों? 1/x का इंटीग्रेशन है log x। देन इसके बाद sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों? sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x। बट याद रखना ये माइनस में होगा। देन यहाँ पे अगर आप cos x का अगर बात करोगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों? sin x। एंड देन sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है दोस्तों? sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है दोस्तों? tan x का। देन इसके बाद मैंने टोटल आपको यहाँ पे 6 फॉर्मूले दिए थे, बट यहाँ पे ये वन शॉट वीडियो है तो मैं यहाँ पे एक ही फॉर्मूला दूंगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को, मैं प्लस सी नहीं लिख रहा हूं, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। मैंने आपको एक कोरोलरी बताया था जो हमने 12th में पढ़ा था, f ऑफ x है, और अगर उसी के ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव है तो दोस्तों मैं डायरेक्ट इसे क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ f ऑफ x। इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो फंक्शन है, उसी के ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव है, अगर फंक्शन रूट में है तो मैं डायरेक्ट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। सर ये वाला मुझे एग्जांपल आप देके समझा सकते हैं जरूर। मैं देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5 है, और जस्ट अगर उसी के ऊपर यहाँ पे 2x है प्लस 4 है। अगर आप देखोगे ये पूरे का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, 5 का 0 होता है। अगर इस तरह से अगर इसके ऊपर अगर इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है मतलब ये कोरोलरी है, तो डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो दोस्तों? log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c। देन इसके बाद अब चलो 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस टॉपिक में हमें देखो, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट आपको पता होना चाहिए जस्ट रिवीजन के लिए। स्टार्टिंग के जो 4-5 मिनट जो होते हैं वो रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन इसके बाद हम तो टाइप वाइज आने वाले हैं, और यहाँ पे मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स के ऊपर भी आपको चीजें बताने वाला हूँ। और अगर आपने वीडियो के नीचे कॉमेंट किया तो जरूर मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो सच में पूरे, अगर आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करोगे वैसा वीडियो नहीं होगा। कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करने आता है बट आइडेंटिफाई करने नहीं आता। अगर वहां पे कोई नहीं लिखा रहेगा कि भाई यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये इस टाइप का है, सर क्या आप ऐसा वीडियो हमें बना के बता सकते हो कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें? बहुत मेहनत लगेगा मुझे। पर अगर आप सच में इस वीडियो पे प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, मैं इस पे कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ लाइक का, पर अगर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं बस नीचे एक प्यारा सा कॉमेंट आना चाहिए। कोई भी वन शॉट वीडियो इतना बेसिक से नहीं चलता। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर हमने लिखा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई भी डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट ऑर्डर, जैसे यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव का ऑर्डर देखोगे ऊपर कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है 2 है, तो इसमें दो डेरिवेटिव दो जगह दिख रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर। और यहाँ पे क्या लिखा है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर ऑफ, यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखो यहाँ पे पावर, यहाँ पे अगर आप देखोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था? 2 था, तो दोनों में से सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 2 वाला है, तो ये अपना क्या हो गया? ऑर्डर। और हम जो ऑर्डर जिसका लेते हैं
वही हम उसी का हम क्या करेंगे, डिग्री कंसीडर करेंगे। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 है, ये लेंगे। नहीं, हमारा अगर ऑर्डर वाइज देखें तो ये 1 है, ये 2 है, तो मैक्सिमम में या तो ये ऑर्डर हुआ। और हम इसी का क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही हम पावर क्या लेते हैं दोस्तों, डिग्री। मतलब इसका पावर क्या है, 2 है, तो हमारा डिग्री क्या हुआ 2, और हमारा ऑर्डर क्या हुआ 2। बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे, हाँ, ये टॉपिक के ऊपर भी अगर हम अपने सिलेबस में देखें तो हमारे सिलेबस में पहला टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक नहीं है, बट कभी कभार ये लोग इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जस्ट 2 मिनट लगेगा, इसको सॉल्व करा देता हूं, देन हम अपने सिलेबस वाइज आ जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको 1 टाइम डेरिवेटिव लेना है। अगर कांस्टेंट टर्म 2 दिखाई देगा तो 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है। देखो यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो 4a कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे कभी भी अगर ब्रैकेट रेस टू समथिंग कुछ भी दिया है तो हम x रेस टू n वाला डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, x रेस टू n डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होगा, x रेस टू n डेरिवेटिव, प्लीज याद रखना, डेरिवेटिव में फॉर्मूला है n x n माइनस। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ये, पर डेरिवेटिव यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला ये है। तो प्लीज दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट अपना x हो जाएगा, और ये क्या है, n है। तो n जो हमारा x है वो हम वैसे ही लिख रहे हैं, और n माइनस वन, 2 माइनस वन 1 होगा, लिखना है तो आप लिख दो। और अंदर क्या आया दोस्तों, x आना चाहिए था, पर x माइनस ए आया, तो बैड फंक्शन हुआ। बैड फंक्शन का हम फिर से डेरिवेटिव लेते हैं। अब x माइनस ए का अगर आप डेरिवेटिव लोगे, x का डेरिवेटिव 1 होगा, a कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा, तो कुछ आएगा ही नहीं, तो आगे आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देन दोस्तों इसके बाद क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स। अब मैं इसका एक ही बार डेरिवेटिव ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 टाइम ही है। देन यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 टू सा क्या हो जाएगा 8 x माइनस ए। अगर आप देखोगे इसके अंदर कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, और एक्चुअली क्या आएगा, यहाँ पे लिख के आएगा एलिमिनेट, जो भी कांस्टेंट है लिखा होगा एलिमिनेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे और फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अपने को ये एलिमिनेट करना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, dy बाई डी एक्स लोगे, और ये जो 8 है यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस ए। देन यहाँ पे हमें ये वैल्यूज जो मिला है दोस्तों, देखो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 को हम 1 में पुट करने जा रहे हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप 1 में पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट सेकेंड इन 1। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो y वैसे ही होगा, ये 4 भी वैसे ही होगा, बट अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर फॉर्म में है, और x माइनस ए का अपने पास वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूँ 1/8 dy बाय डी एक्स, 1/8 dy बाई डी एक्स। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो y 4, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 64, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई बाय 8, एंड देन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये 4 1 जा 4 2 जा, तो फाइनली 8 2 जा कितना होगा दोस्तों 16। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा y इक्वल टू 1/16, और यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फाइनली ये 16 यहाँ पे आएगा, तो 16y विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन पे तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब चलते हैं, हमारे सिलेबस में वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म भी नहीं है, लिखा नहीं है सिलेबस के अंदर, क्योंकि हमने ये 12th में टॉपिक किया। बट कभी कभार ये लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी भी अगर आपके पास कोई भी सम आता है, जैसा ऐसा क्वेश्चन है, तो वहां लिखा भी नहीं होगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कि एग्जैक्ट है, कि ये नॉन एग्जैक्ट है, कि ये बर्नौलीज है, कि ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है। अपने को समझना है। तो सबसे पहले वो सीरीज की स्टार्ट होती है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म पर। अगर आप कमेंट करोगे तो जरूर मैं आपके इंसेम के पहले एक 10 मिनट का ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म क्यों लग रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं। मैं वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म कब लगेगा, जब फॉर एग्जांपल हम समझो यहाँ पे dx है, तो यहाँ पे जो x वाला ही फंक्शन होगा, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे dy है तो यहाँ पे y वाला ही फंक्शन होगा। अगर इस तरह से अलग अलग हो जा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में प्रॉब्लम क्या है, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये x स्क्वायर और e रेज टू y दोनों अलग है।
वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म लग सकता है। हिंट बता रहा हूं वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म कब लगेगा। बट यहाँ ई रेस टू एक्स माइनस वाई, एक्स एंड वाई साथ में है, तो ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म लगने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये एक्स और वाई को अपन ऐसा क्या दिमाग लगाए तो ये एक्स और वाई अलग हो सकता है। यस, 8 क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, ए रेस टू एम माइनस एन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन। क्या सर आप 8 क्लास की भी चीजों को सिस्टमैटिक लिख के देते हो? तो मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये इंडिया का सबसे बेस्ट वीडियो है, बस इसे कम से कम 10 से 15 लाख तो व्यू आना चाहिए। बट मुझे पता है कि नहीं आएगा, पर हम मेहनत कर रहे हैं तो जरूर एक दिन आएगा। तो इस तरह से आप भी मेहनत करो। स्टार्टिंग स्टेज पे भले आपको लोग वैल्यू ना दें, बट एक स्टेज ऐसा आएगा जरूर आपको वैल्यू देंगे, जब अगर आपके पास क्वालिटी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई, ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई। देखो उस फॉर्मूले से ई रेस टू एम अपॉन ई रेस टू एन तो वैसे ही बना दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और फाइनली ई रेस टू माइनस वाई, ये भी हमने 8 क्लास में पढ़ा है। ई रेस टू ए रेस टू माइनस एम को हम अगर प्लस में लिखना है तो ए रेस टू एम लिख सकते हैं, बस 1 अपॉन समथिंग लिखना होगा। तो इसे भी अगर मैं नीचे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू वाई प्लस में। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों अलग हो गए। अब मैं इसको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कर सकता हूं। तो हिंट नोट डाउन कर लेना कि अगर आपको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में लिखना है तो फंक्शन जो है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर एक जैसे ये एक्स वाई साथ में आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो एक वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा अगर आप नीचे कॉमेंट करोगे, पर प्लीज प्यार से नीचे कॉमेंट करना। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अगर मैक्स का एक रूल पता होगा, ये ई वाई अगर सेम है तो उसे हम 1 टाइम लिखेंगे, या तो अगर आपको ये रूल भी नहीं पता होगा तो आप पूरे इक्वेशन को ई वाई से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे क्या हो जाएगा, ई वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई वाई से अगर मल्टीप्लाई ये इक्वेशन होगा, ई वाई कैंसिल, तो यहाँ पे ई एक्स बचेगा, और यहाँ पे भी ई वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 3x स्क्वायर। फाइनली अब थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मुझे कोशिश करना है y वाली फैमिली को y के साथ ले लो, dy के साथ, और x वाली फैमिली को dx के साथ ले लो। अब अगर दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो ex है प्लस 3x स्क्वायर, ये x वाली फैमिली है। ये मैं dx वहां भेज रहा हूँ, ब्रैकेट जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि दोनों का dx है, और यहाँ पे ey dy। अब हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट को एक चीज तो समझ में आ गया कि सर वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म कब अप्लाई करते हैं, जब अब देखो अगर आप देखोगे dy के साथ y वाला है, यहाँ पे x वाला है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लेंगे, देन यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन लेंगे, ई रेस टू एक्स 3x स्क्वायर एन डी एक्स, और साथ में हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं। ये याद रखना, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में प्लस सी लेते हैं। ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ई रेस टू वाई आएगा, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो दोस्तों ई रेस टू एक्स आएगा। एंड दोस्तों ये 3 है, एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालू तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में दिया। तो एक्स क्यूब 2 + 1 3 और अपॉन 3 और प्लस सी, ये कैंसल। तो फाइनली ई रेस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। तो इस तरह से अपना ये पूरा का पूरा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आपके दिमाग में मैंने बिठा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सब दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, डायरेक्ट सम आएगा, और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो बुक में से तो मैं देख के समझ जा रहा हूं, तो सर ऐसा कोई ट्रिक है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि वैसे तो मैं वीडियो में ही बता रहा हूं, पर मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, बस इस वीडियो के अंदर एक मोटिवेशन मेरे अंदर ला देना। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम ये वाले टाइप पे आएंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने सिलेबस में देखोगे तो पहला पॉइंट यही है, तो मतलब इस टाइप से ही हमें सिलेबस वाइज चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप पहले यहाँ पे m का वैल्यू रख दो और यहाँ पे आप n का वैल्यू रख दो। देन दोस्तों इसको पार्शियली आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, नोट डाउन कर लेना। एंड दोस्तों n को विथ रिस्पेक्ट टू आपको क्या करना है, x डिफरेंशिएट करना है। तो ये दोनों अगर आपने डिफरेंशिएट करा, सपोज इसका जो भी आंसर आए, दोनों के आंसर को यहां पे क्या करना है, इक्वल दिखाना है। अगर दोनों का आंसर अगर सेम आ गया, अगर ये दोनों के आंसर सेम आ गए, तो यहां पे आप लिख सकते हो द इक्वेशन इज एग्जैक्ट।
तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हमारा इक्वेशन क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट है दोस्तों, तो अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी। याद रखना इक्वल टू सी। अब यहां पे आपको ये पता होना चाहिए, यहां पे एम वाले में यहां पे जो भी टर्म आएगा, जो भी होगा वहां पे आपको रखना है, और y को आपको कांस्टेंट लेना है। y को किस तरह से कंसीडर करना है, कांस्टेंट। जैसे हम नॉर्मल 2 में कांस्टेंट होता है, तो जहां जहां पे y दिखेगा वो समझ जाना कांस्टेंट है। यहां पे फ्री फ्रॉम x मतलब इसके अंदर जो भी x वाला टर्म होगा वो वाला टर्म लेना ही नहीं है। चाहे वो x वाला टर्म y के साथ होगा फिर भी वो दोनों टर्म नहीं लेना है। हाँ, अगर ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है एक्स वाई, अब देखो ये एक्स अकेला है, ये लेना नहीं है। ये एक्स जो है वाई के साथ है तो ये एक्स वाई पूरा नहीं लेना है। बट अगर सपोज ऐसा कोई वाई अकेला है तो ये ले लेना है। तो इसमें याद रखना ये चीज, यही सब चीजें है, छोटी छोटी चीजें जो आपको तकलीफ देती है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर जिसने पूरा का पूरा लेसन सॉल्व किया होगा उसको ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा, इसलिए वो मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। बट जरूर मैं वो वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अब देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे कैसे सॉल्व करने के लिए। ये वाला पार्ट यहाँ भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3x प्लस 4y माइनस 5 dy, और ये वाला पार्ट यहाँ भेज रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 1 dx। अब एक बार हमेशा चेक कर लेना कि आपने सही लिखा है कि नहीं। 3x प्लस 4y माइनस 5 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू dx। अब हमें पता है कि हमारा इक्वेशन हमें कौन से फॉर्म में बनाना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू 0। तो मैं ये देखो ये dx वाला पार्ट है, इसको अगर यहां लूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको यहीं पे रख रहा हूं। देखो इसे यहीं पे रख रहा हूं, ये 2x माइनस 3y प्लस 1, ये dx ऐसे ही रख रहा हूं इक्वल के। ये वाला पार्ट यहां पे लेकर आ रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 5 dy इक्वल टू 0। अब देखो मैंने ये वाला पार्ट यहां ही रखा सेम टू सेम, और ये पूरा का पूरा पार्ट वहां पे भेजा मैंने, 3x प्लस 4y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों m का वैल्यू क्या आएगा, 2x माइनस 3y प्लस 1, और n का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, माइनस 3x, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करना भूलना मत, माइनस 4y और प्लस 5, माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5 और समथिंग ये लिखा। अब हमें क्या करना है, आपको पता है स्टेप, डिफ्रेंशिएट करना है, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो ये पूरा का पूरा इसमें x है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बस इसका अगर मैं निकालूंगा, जैसे x का डेरिवेटिव 1 आता है तो वैसे ही y का 1 आएगा, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -3। देन अगर मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं, सॉरी ये विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व होगा, और सॉल्व होते टाइम जो y वाले हैं वो 0 हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ये पूरा 0, ये तो कांस्टेंट है, ये बस यहाँ पे सॉल्व होगा तो x का क्या आएगा 1, तो यहाँ फाइनली आंसर क्या आएगा -3। -3 मैच हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपॉन डेल, और यहाँ पे क्या है डेल y अपॉन डेल x। अगर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को इक्वल है दोस्तों, अगर ये दोनों वैल्यूज अगर एक दूसरे को इक्वल है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, ऐसा आप लिखो। एंड देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे दोस्तों, m dx प्लस n dy विच इज इक्वल टू, सॉरी c, द इंटीग्रेशन ऑफ m कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 1 dx प्लस n क्या है दोस्तों आपका n, हाँ n में से आपको क्या करना है, y वाला टर्म जो है, सॉरी x वाला टर्म नहीं लिखना है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें से आप कौन कौन सा टर्म नहीं लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, फ्री फ्रॉम x। ये वाला पार्ट आपका फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, तो मतलब ये वाले पार्ट में x आया तो ये आप नहीं लिखोगे, तो फाइनली यहाँ पे बस क्या आएगा 4y प्लस 5 अच्छे से लिख दो, प्लस 5 विच इज इक्वल टू c।
अब एक बार हम चेक कर लेते कि हमने जो चीजें लिखी वो परफेक्ट लिखी कि नहीं लिखी। यस, m का वैल्यू मैंने पूरा का पूरा परफेक्ट लिखा। द वैल्यू ऑफ n जो भी मेरा था उसे भी मैंने पूरा का पूरा परफेक्ट यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे -4y+5, क्योंकि मैंने 3x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये क्या था, x का टर्म था और बोला गया कि फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूं तो मेरा जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो क्या आएगा, सबसे पहले 2 है विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या dx है, और हमें ये भी बोला गया कि y को कांस्टेंट कंसीडर करना है, तो यहाँ पे मैं x का इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ x²/2। देन इसके बाद देखो x के ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, 1+1 2 और नीचे 2। देन ये देखो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि y है तो कांस्टेंट टर्म हम इंटीग्रेशन में वैसे ही लिखते हैं, जैसे अगर समझो 2 का इंटीग्रेशन लाओगे तो 2x होगा, तो वैसे ही समझो मैंने कांस्टेंट लिखा और साथ में x मल्टीप्लाई कर दिया। देन फाइनली अगर आप देखोगे 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, x होगा, वो भी मैंने लिख दिया। देन प्लस अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो फाइनली अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, देखो मैंने यहाँ पे चीज नहीं लिखा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy=c। अगर मैं यहाँ पे ये -4 ऐसे ही आएगा, y का इंटीग्रेशन मेरा क्या आएगा, y²/2। और अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालू तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y=c। देखो ये 5 है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट के साथ मैं यहाँ पे dy है इसलिए y मल्टीप्लाई करूंगा। अब जस्ट इसे ही आप ये देखो, ये 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे फाइनली कितना आया, 2 आया। तो अगर मैं इसे लिखूँ तो क्या आएगा, x² -3xy प्लस x माइनस यहाँ पे देखो -2y² + 5y विच इज इक्वल टू c। तो देखो x² -3xy प्लस x -2y² + 5y विच इज इक्वल टू c। तो इस तरह से ये देखो वन शॉट वीडियो पर मैं पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ और आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठती जा रही होगी। अब चलते हैं आगे के पार्ट पे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा ये टाइप है कि अगर हमारा जो इक्वेशन है, देखो यहाँ पे लिखा है कि नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में और उसे अपने को एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अपने पास टोटल 4 रूल है। ये 4 के 4 रूल आपको अच्छे से दिमाग में आपके बैठे होने चाहिए। और यहाँ पे मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे ये रूल को आपको समझना है और कैसे इस रूल के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला रूल है होमोजीनियस। अब होमोजीनियस इक्वेशन को आप कैसे पहचानोगे, तो दोस्तों कभी भी अगर सपोज यहाँ पे ऐसा दिया है, देखो ये यहाँ पे ऐसा दिया है और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे y² लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका डिग्री क्या है, 1 और 1, 1 और 1 कितना होता है, 2। यहाँ पे भी आप डिग्री देखोगे तो 2 है और यहाँ पे भी डिग्री देखोगे तो 2 है। अगर हर जगह पे डिग्री सेम है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस, प्लीज दिमाग में रखना। अगर ये होमोजीनियस है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, mx + ny का वैल्यू निकालना है, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसी को आप डिवाइड में ले लो, वो आपका क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर आपके पास कोई सम ऐसा आता है, सबसे पहले आप उसको चेक करो कि भाई वो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में से सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। फिर आप तुरंत आ जाओ कि वहां पे लिखा होगा डायरेक्टली सॉल्व, तो आप तुरंत आ जाओ वहां पे, तुरंत आप चेक करना चालू कर दो कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है क्या। mx + ny के फॉर्म में होगा तो आप वहां पे m और n का वैल्यू निकाल ले रहे हो, तो आप वहां पे सिस्टमेटिक आप चेक कर लो कि है कि नहीं है। तो आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो, del एंड del आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो और चेक करो कि ये है कि नहीं है। अगर वो आता है तो आप उस मेथड से सॉल्व कर लो, इसके पहले जो मैंने कराया। बट अगर नहीं आता तो ये 4 मेथड है, 4 मेथड में सबसे पहला उसको आप चेक करो कि होमोजीनियस है क्या, नहीं है, ठीक है। अब सेकंड में आ जाओ, क्या उसमें से उसका जो dx वाला पार्ट है, क्या उसमें से y कॉमन निकल रहा है क्या dx वाले में से, और क्या उसका जो dy वाला पार्ट है, क्या उसमें से x कॉमन निकल रहा है क्या। अगर कॉमन निकल रहा है तो इस मेथड से सॉल्व होगा, और अगर इस मेथड से अगर कॉमन है रहा है तो पहले आप क्या करो, mx + ny नहीं लेना है, ms - ny लेना है, उसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, और उसी को अपॉन में लोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। और फाइनली ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ये हम इस इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन दिया उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम पीछे वाले मेथड की तरह ही सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m dx + n dy विच इज इक्वल टू c। अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, वहां देख सकते हो, पर ये वन शॉट वीडियो है। देन इसके बाद आपको रूल नंबर 3rd एंड 4th के लिए मेरा सजेशन है कि ये पहले आप ये चेक करो, देन आप ये चेक करो। बहुत बार बोला जाता है कि यहाँ पे अगर समझो n का वैल्यू जो है छोटा है तो n जो है वो डिवाइड में आएगा, और अगर m का वैल्यू अगर छोटा है
तो m डिवाइड में आएगा। तो दोस्तों 90% केस में वो सही होता है, पर 10% केस में ऐसा नहीं होता है। तो आप इसलिए एक बार इसे चेक कर लो, अगर ये नहीं है रफ में तो ये होगा। तो ये चारों में से कोई ना कोई आपको मिलेगा। अब यहाँ पे अगर इस तरह से अगर हो गया, अगर समझो यहाँ पे देखो जो पार्शियली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं m को विथ रिस्पेक्ट टू y और n को विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे क्या करना है, माइनस करना है। और डिवाइड में क्या लेना है दोस्तों, पता है, ये जो पीछे वाला टर्म है ये मैंने लिया। और अगर आप देखोगे पीछे वाले टर्म में नीचे क्या है, x है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो कौन से टर्म में आना चाहिए, x के टर्म में। मतलब यहाँ पे हमें जो भी वैल्यूज मिले फाइनली वो x के टर्म में होना चाहिए, उसमें y नहीं होना चाहिए। जैसे 1/x मिल सकता है, अगर मिला तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ जो ये आया है उसी का विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या है, dx है। सेम यहाँ पे अब उल्टा है, यहाँ n है पहले, फिर उसमें m को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जो पीछे टर्म आया है उसी से आप डिवाइड करो, और यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर नीचे चेक कर लो क्या है, y है, तो y के टर्म में होना चाहिए। अगर y के टर्म में हमारा आंसर है तो मैं उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके इस तरह से लिख सकता हूँ। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस लिए। अब ये 4 क्वेश्चन ये आपको बहुत अच्छे से समझा देगा कि कौन से टाइप का कौन सा क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं ये चेक करने की कोशिश करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म से सॉल्व होगा क्या। अगर मैं कोशिश करूंगा अगर इसको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म से सॉल्व करने के लिए, तो देखो दोस्तों यहाँ पे dx में xy मिक्सअप है और यहाँ पे xy, इसको मैं कर सकता हूँ, पर यहाँ वाला थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन मेरा m dx प्लस n dy के फॉर्म में दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लूंगा। देखो अगर मैं पार्शियली इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ये m वाले पार्ट को मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसमें ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा आंसर, 2y। और अगर मैं ये वाले पार्ट को अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का जो हमारा डेरिवेटिव आएगा वो 1 आएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, y। तो फाइनली अगर मैं ये दोनों को देखूं तो दोनों के वैल्यूज जो है वो मिसमैच है, तो मतलब ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट है। अब ये नॉन एग्जैक्ट है दोस्तों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो नॉन एग्जैक्ट में अपने 4 रूल है। तो रूल नंबर 1 सबसे पहले चेक करूं क्या ये होमोजीनियस है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, मिसमैच हो गया, ये नहीं है। देखो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं ना कि सर टाइप बताओ, तो यही है, सेपरेट वीडियो भी दूंगा, पर ये यहाँ पे भी सीखते जाओ। देन इसके बाद दूसरा रूल ये है कि क्या इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं, भाई यहां से मैं कॉमन dx है, x को dx में से y कॉमन ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, तो ये रूल भी गया। अब आपके पास 2 ही रूल बचा है, एक रूल नंबर 3 है और एक रूल नंबर 4 है। तो ये 2 रूल से ही आपको क्या करना है, इस सम को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब वो दोनों रूल आप चेक करो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूं, यहाँ पे देखो मैं डेल एम बाय, सबसे पहले मैं m का वैल्यू लिख दे रहा हूं। m का वैल्यू क्या था दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और n का वैल्यू क्या था दोस्तों, n का वैल्यू था एक्स वाई। फिर से एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और n का एक्स वाई। एंड दोस्तों यहाँ पे डेल एम बाय डेल वाई, तो फाइनली इसका आंसर क्या आया था, 2y। और यहाँ पे डेल एन बाय डेल एक्स, तो फाइनली इसका आंसर क्या आया था दोस्तों, y। फाइनली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है डेल एम बाय डेल वाई विच इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन एग्जैक्ट फॉर्म, ऐसा एक लाइन लिखना। एंड देयरफॉर अब रूल में जा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग के 2 रूल तो मिसमैच हो रहे हैं। अब मैं रूल नंबर 3 पे जाऊंगा। अगर मैं देखूं तो रूल वाइज मुझे n का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, छोटा दिखाई दे रहा है, चेक कर ले रहा हूं। अगर उस रूल से सॉल्व हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो रूल नंबर 4 होगा। तो अब देखो यहाँ पे रूल नंबर 3 मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा, डेल एम बाय डेल वाई में से डेल एन बाय डेल एक्स को मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, और नीचे क्या लूंगा दोस्तों, एन। और जो मेरा आंसर आना चाहिए दोस्तों वो एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसका वैल्यू देखोगे तो इसका वैल्यू क्या है दोस्तों, 2y है, इसका वैल्यू क्या है, y है, और n का वैल्यू क्या है दोस्तों, सॉरी हाँ, n का जो वैल्यू यहाँ पे ये लेना है आपको, n का वैल्यू क्या है हमारा, xy है। फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करते हो, 2y में से y गया तो y, और यहाँ पे xy है, y कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या है, 1/x। रूल अपना मैच हो गया कि इसे सॉल्व करने के बाद अपना आंसर जो है वो x के फॉर्म में आना चाहिए, तो x के फॉर्म में आ गया। वहीं पे समझ जाने की आप एकदम परफेक्ट हो। अगर नहीं मैच हो रहा है तो आप तुरंत इसका अपोजिट लेके सम सॉल्व कर लो। तो ये रफ में एक बार आप चेक कर लेना। देन इसके बाद आप देखो अगर ये आ गया
तो आपको क्या करना है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू, यहाँ पे जो भी वैल्यू है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है, यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है, dx है, तो विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx। x के फंक्शन में इसलिए यहाँ पे dx आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x होता है, मैंने पीछे ही याद करा है। और यहाँ पे इंडाइसिस का एक रूल है, ये e है, यहाँ पे कुछ नहीं तो e है, ये दोनों अगर आए तो डायरेक्ट आप इसका आंसर ये लिख सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी पीछे वीडियोस में बताया, तो अभी भी याद रखना। अगर ये दोनों हमें सब मैच हो गए तो यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं होना चाहिए, नंबर्स है तो उसको ऊपर भेज दो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो मेरा आंसर आता है उसे मुझे क्या करना होता है, अपने मेन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैं मेरे मेन इक्वेशन में अगर इसे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा मेन इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, x मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, प्लस यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या होगा dy, एंड विच इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई, अब ये रूल आपको समझ में आ गया कि अगर नॉन एग्जैक्ट है तो पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करते टाइम मैं चेक कर रहा हूँ, पहले परफेक्ट मल्टीप्लाई किया गया, यस किया परफेक्ट, यस यस परफेक्ट मल्टीप्लाई किया। अब आपने परफेक्ट मल्टीप्लाई किया तो आपका अपना इक्वेशन अपने आप वो एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। आप चेक करना है तो कर लेना। अगर देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, y करूंगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का 2y आएगा, और साथ में x होगा तो 2yx होगा। और जस्ट वहां पे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मैं विथ रिस्पेक्ट टू x लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर का होगा 2x, तो यहाँ पे 2xy है। अब देखो अपने आप एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाता है। अब अपने आप अगर ये आपको चेक भी नहीं करना है, वो आ जाता है अपने आप एग्जैक्ट फॉर्म में। अब आ गया अपने आप एग्जैक्ट फॉर्म में, तो आपको वही वाला रूल अपना पीछे वाला एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू सी, जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पे आप जो भी m के वैल्यूज हैं वो लिखो। यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। देन यहाँ पे n का अगर आप वैल्यू देखोगे तो n के वैल्यू में मैंने क्या बोला था, n इज फ्री फ्रॉम x। तो भाई n के वैल्यू में अगर आप देखोगे तो भाई n के वैल्यू में फ्री फ्रॉम x नहीं है, x साथ में है, तो y भी हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे फाइनली 0 हो जाएगा इक्वल टू c। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो यहाँ पे क्या होगा x⁴/4 प्लस यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूं तो y मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, आपको मैंने बताया था, और यहाँ पे x²/2, और फाइनली यहाँ पे क्या होगा x³/3, और विच इज इक्वल टू c। और अगर चाहिए तो आप पूरे इक्वेशन को, इसका एलसीएम अगर आप देखोगे 12 है, तो पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली मेरा जो इक्वेशन है, अगर मैं 12 के टेबल में 4 जो है, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है, तो क्या होगा 3x⁴। देन अगर आप यहाँ पे 12 रखोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 2 के टेबल में 6 टाइम आता है, y² इंटू x²। ये मैंने ना मेरे नॉर्मल लेक्चर में ना ये 12 क्यों लेते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं, ये भी बताया भाई, ये वन शॉट है तो यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो वहां पे अगर आपको डाउट है तो वो देख लो। 12 को अगर यहाँ पे मैं लूंगा तो 3×4 जा, तो यहाँ पे x³ एंड यहाँ पे c, चाहिए तो यहाँ पे 12c लिखो, यहाँ पे 12c भी हम लिख सकते हैं, और 12c को ही फाइनली हम c' लिख करके लिख सकते हो। तो इस तरह से ये है आपका फाइनल इक्वेशन। अब चलते हैं हम आगे। तो फाइनली दोस्तों आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब नेक्स्ट यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब बस मैं आपको आइडेंटिफिकेशन समझा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये देखो यहाँ पे dx है, तो इसके पहले वाला टर्म है यहाँ पे देखो y कॉमन है, बट यहाँ पे x कॉमन है क्या, x कॉमन नहीं है, तो ये वो टाइप नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको चेक करो कि ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं। उसके बाद आप इसे क्या चेक करोगे, होमोजीनियस है क्या। तो देखो यहाँ पे डिग्री क्या है 3 है, ये अंदर आ जाएगा तो डिग्री 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिग्री अलग है, तो होमोजीनियस भी नहीं है और कॉमन भी नहीं है। तो ये या तो कौन से टाइप से सॉल्व होगा, या तो इस टाइप से सॉल्व होगा, या तो इसके बाद रूल नंबर 4 से सॉल्व होगा। तो प्लीज इसे आप चेक करना। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरा नॉर्मल लेक्चर में जाके चेक कर लेना, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है, प्लेलिस्ट में भी है। देन इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे
जो इसका डिग्री है 1 और 1 2 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका डिग्री 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये होमोजीनियस वाला टाइप है। होमोजीनियस वाला टाइप है मतलब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों? सबसे पहले आप m जो है उसके साथ x मल्टीप्लाई कर दो, n है उसके साथ y मल्टीप्लाई कर दो, उसका आंसर आप निकाल लो। उसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए, उसी को जस्ट आप अपॉन में ले लो। जैसे अगर समझो आपका आंसर 5 आया तो 1/5 इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपका आंसर x आया तो 1/x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। देन पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को आप जैसे ये मेथड था इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये नॉर्मल मेथड। देन इसके बाद ये देखो ये नेक्स्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मैं अगर होमोजीनियस वाला रूल अप्लाई करूँ तो सबसे पहले तो मेरा नॉर्मल रूल है। होमोजीनियस अगर मैं अप्लाई करूँ तो होमोजीनियस अगर मैं अप्लाई करने जाऊंगा तो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री कितना है 3 है, मिस मैच हो गया, नहीं है होमोजीनियस। अब आपको धीरे धीरे आइडिया आ रहा होगा। वन शॉट वीडियो का फायदा यही होता है कि यहाँ पे ओवरऑल हमें एक ही वीडियो में सब कुछ समझने को मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो डिग्री मिसमैच है। अब डिग्री मिसमैच है तो कॉमन वाला देखते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो dx है तो y कॉमन होना चाहिए, तो भाई y है कॉमन आ सकता है। यहाँ पे dy है x कॉमन होना चाहिए, आ सकता है। तो मतलब ये कौन सा रूल है? रूल नंबर सेकंड से भी मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है? बस आप m में x को मल्टीप्लाई कर दो, n में y को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के बीच में माइनस लेकर आओ। अगर इसका पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरा ब्रीफ वीडियो देख सकते हो, वहां पे आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये होने के बाद अब हम आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहां पे भी मैं आपको टाइप वाइज बता दूंगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानते कैसे और सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्म अच्छे से याद होना चाहिए। और यहाँ पे dx बाई डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू। अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो ये y होगा, और यहाँ पे जो ये x और q है ना, सॉरी p और q है ना, वो हमेशा ये नीचे वाला देखने का उसके टर्म में होगा, x के टर्म में होगा, x के टर्म में होगा या तो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे p और q जो है वो हमेशा दोस्तों नीचे क्या है, y है, तो हमेशा y के टर्म में होगा। तो यहां से इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो, यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। और इसका जनरल सॉल्यूशन भी डायरेक्ट दिया होता है y इंटू, मतलब यहाँ पे जो y है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे देखो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सेम यहाँ पे। और दोस्तों ये दोनों टाइप अच्छे से एक बार आप लिख लो। देन इसके बाद कभी कभार ये भी टाइप आता है, देखो ये dy बाई डी एक्स सेम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पी वाई जो था, अब देखो ये जो पी वाई था ये वाई क्या हो गया, फंक्शन हो गया। मतलब अगर समझो यहाँ पे साइन एक्स है तो दोस्तों साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाई देगा। अगर यहाँ पे फंक्शन है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है और अगर ये इस कंडीशन को मतलब इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे पी और क्यू कौन से टर्म में होने चाहिए, एक्स के टर्म में अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इस टाइप से हमें सम सॉल्व करना है। देन ये पी वाई को आपको वी लेके क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है। एग्जांपल लूंगा थोड़ी देर में, आपको समझेगा। यहाँ पे भी सेम है, देखो यहाँ पे जो फंक्शन है, अगर समझो ये dx है तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमें क्या करना है, उस फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। अगर उस फंक्शन का हमने जब डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इक्वल टू यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, q दिखाई दे रहा है। जस्ट हम ये जो मेरा p और q है अब कौन से टर्म में होना चाहिए, y के टर्म में होना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है, और उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे टाइप वाइज में जाता हूं और यहाँ पे एक ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको समझेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कैसे आपको समझेगा कि आपको ये टाइप लेना है कि ये टाइप लेना है। ये भी हिंट मैं बहुत अच्छा आपको देने वाला हूं। यहाँ पे dy बाई डी एक्स समथिंग यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं अगर इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में करने की कोशिश करूं dx, और इस फॉर्म में करने की कोशिश करूं dy विच इज इक्वल टू 0, अगर होता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर पर मैं अगर करने जाता हूँ, फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे भेजता हूँ, इसको मैं यहाँ पे भेजता हूँ, फिर ये दोनों टर्म यहाँ भेजता हूँ, तो करने में जाऊंगा, अगर हो गया, सपोज आप कर रहे हो, अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आप डायरेक्ट उस फॉर्म से सॉल्व करो। बट आपको सीधा सीधा दोस्तों दिखाई दे रहा है, आपको हिंट मैंने दिया था कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, dy है, और यहाँ पे आपको दिया दिख रहा है y दिख रहा है, और यहाँ वाला जो टर्म है वो दोस्तों x के टर्म में, और ये भी पूरा का पूरा x के टर्म में। तो ये पूरा का पूरा तो बनाया हुआ है। एक मैं ऐसा सम भी लेने वाला हूँ जो बना नहीं है। पहले मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, इसको कंपेयर करोगे तो डायरेक्ट मैं p का वैल्यू ले रहा हूँ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और q का वैल्यू मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ये मैंने q का वैल्यू ले लिया। अब ये p और q हो गए,
अब आपको क्या करना है दोस्तों, P और Q होने के बाद हमने P और Q सिस्टमैटिक ले लिया। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते टाइम ई रेस टू, यहां पे क्या आएगा P dx, देखो नीचे dx है, तो ई रेस टू यहां पे आप P का जब वैल्यू रख रहे हो तो क्या है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे क्या है दोस्तों dx। अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे ई रेस टू यहां पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोस्तों 2x होता है। तो फाइनली मैं ये 4x को 2x लिख रहा हूं और इसका 2 बाहर लिख रहा हूं। याद है मैंने एक कोरोलरी पढ़ाया, और यहाँ पे मैं फाइनली जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन वन शॉट वीडियो में कंसीडर किया कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है जो आपको समझे। ई रेस टू ये 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोरोलरी हमने पीछे ही पढ़ा, इसलिए मैंने साथ में आपको मैंने बोला ना, कोई भी अगर आपने 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझेगा। इसका कोरोलरी क्या था, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फाइनली अगर आपको रूल पता होगा, मैंने बोला यहाँ का नंबर ऊपर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर ई कैंसल, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब जो मेरा, अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, जनरल सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। जनरल सॉल्यूशन भी यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ पे देखो y है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q, यहाँ dx आएगा कि dy डिपेंड करता है यहाँ पे, एंड दोस्तों प्लस c, y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय क्यू क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा dx प्लस सी। देखो ये इसमें से एक कैंसिल हो गया, तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस सी। याद आ रहा है आपको, थोड़ी देर पहले मैंने ये फॉर्मूला दिया, थोड़ी देर पहले ही दिया दोस्तों। देखो ये क्या हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला दिया, इंटीग्रेशन ऑफ पीछे ही दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए। तो फाइनली मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x बाय ए, x बाय 1 प्लस सी। तो फाइनली ये मेरा क्या आ जाएगा y इक्वल टू समथिंग ये है, ये tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर आएगा, और मैं उसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ उसके पहले मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, स्टार्टिंग में ही मैं बताने वाला था। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन से मेथड से सॉल्व होगा। अगर कभी भी क्वेश्चन मिक्सअप फॉर्म में आ गया तो ये dy बाई डी एक्स फॉर्म से सॉल्व होगा कि dx बाई डी वाई फॉर्म से सॉल्व होगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रिक है। यहाँ पे आप जितने भी नंबर्स है उससे चेक करो, देखो ये नंबर्स x के टर्म में, ये भी नंबर्स x के टर्म में, ये भी x के टर्म में, यहाँ पे अकेला y के टर्म में एक ही आया, y अकेला आया, तो समझ जाना कि जो मैक्सिमम रिपीट हो रहा है ना, जो मैक्सिमम रिपीट हो रहा है, देखो मैक्सिमम ये देखो पूरा का पूरा जो रिपीट हो रहा है, और जो अकेला कम कौन आ रहा है, y आ रहा है कि x आ रहा है, तो सर कम कौन आ रहा है, नंबर में कम सर y आ रहा है, तो हमेशा ये dy वाला dx वाला इक्वेशन फ्रेम होगा। अभी देखो इसके बाद ये यहाँ तो आपको सीधा सीधा समझ गया, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये भी होगा सर आप बोल रहे हो कि इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है, सर मैं क्या इसको एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, मैं वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसलिए मेरे लिए तो एक हार्ट नीचे होना चाहिए, हार्ट मतलब एक प्यार, जैसे मैं आपके लिए एक प्यार दिखा रहा हूँ वैसे एक अपनी टीम के लिए एक प्यार होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं यही सम दो मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, शायद ही ऐसा बुक में लिखा हो दो मेथड से, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एक डाउट तो क्लियर हो जाएगा, अगर आपको मेथड आता है तो आप कौन से भी मेथड से चीजों को सॉल्व कर सकते हो, और आंसर में लाके दिखाऊंगा। मेरा ये वन शॉट वीडियो है, मैंने इसलिए बोला था ये इंडिया का सबसे बेस्ट वीडियो है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये dx के टर्म में जाएगा कि dy के टर्म में जाएगा, और मैं इसको नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करूंगा, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, यहाँ चेक करो, ये देखो x कितना है 1, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो y, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा कौन आ रहा है, ज्यादा कौन आ रहा है दोस्तों y, कम कौन आ रहा है x, तो मतलब ये जो इक्वेशन है वो जो कम आता है उस फॉर्म में होता है, तो मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है दोस्तों इस फॉर्म में फ्रेम होना चाहिए, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए,
तो देखो मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये y ऐसे ही रहेगा, ये d भी x ही रहेगा और ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा dy, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस 2y क्यूब। और अगर और अच्छे से अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये अकेला होता है, इसके साथ जो भी नंबर होगा पूरे इक्वेशन से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx बाय dy, और y से अगर मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा x बाय वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2y²। पूरे इक्वेशन को मैंने y से डिवाइड कर दिया। अब मैं अगर इस फॉर्म में और कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो dx dy, और यहाँ पे दोस्तों कौन सा टर्म आएगा, x वाला टर्म ये है, तो मतलब माइनस, यहाँ पे देखो x मैं अकेला रख दे रहा हूँ और इसको 1/y लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो टर्म बचा है, यहाँ पे टर्म कौन सा बचा है 2y²। अब देखो मैंने ये वाला टर्म यहाँ रखा, ये वहां भेजा और ये आया। फाइनली इसे अगर मैं लिखूं तो कैसा हो जाएगा dx बाय dy माइनस 1/y x विच इज इक्वल टू 2y²। अब आप मुझे बताओ कि ये आपका ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो ये दोनों हमेशा y के टर्म में होनी चाहिए, है क्या, देखो ये भी y के टर्म में, ये भी है। तो फाइनली एक बार हम चेक करते हैं कि हमने परफेक्ट लिया कि नहीं लिया, dy लिया, देन इसके बाद हमने पूरे इक्वेशन को y से डिवाइड किया, हाँ ये y² हो गया, यहाँ y कैंसिल हो गया। फिर हमने क्या किया, ये वाला टर्म है, हमने इसके साथ फॉर्मूला देखा, x वाला टर्म चाहिए तो ये x वाले को दिया, x अकेला कर दिया और ये 1/y लिख दिया। फिर ये वाला जो टर्म था उसको मैं इधर रख दिया और इसको यहाँ पे, तो ये देखो ये वाला बस इधर रखा, ये यहाँ रखा, तो साइन मत चेंज करना। देन यहाँ पे अगर मैं इसे मेथड वाइज सॉल्व करूं तो मेरा जो p का वैल्यू है वो क्या आएगा दोस्तों, प्लीज पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना। p का जो वैल्यू है मेरा, अगर इसे मैं मेथड वाइज अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे 1/y दिखाई दे रहा है। अब मुझे इसको कॉपी कर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार रफ होगा। अब यहाँ पे अगर मैं q का वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू ऑफ q जो है मेरा क्या है दोस्तों 2y² है। अब यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यूज लिए, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e रेज टू p dy, जो भी मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मैं dy इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नीचे क्या है dy है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों e रेज टू माइनस 1/y, और यहाँ पे क्या है dy। फाइनली e रेज टू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा log y। फाइनली e रेज टू, ये देखो ये माइनस है ना, ये माइनस मतलब -1 है, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ -1, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे log ऑफ -1 आएगा, और इसे ही मैं 1/y लिख सकता हूँ, पीछे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अब मेरा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने के बाद मुझे क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे टर्म कौन सा है दोस्तों x है, देन x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy प्लस c। dy इसलिए आया क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है dy। देन x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y। देन अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा 1/y। द वैल्यू ऑफ q क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ q है 2y², और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy प्लस c। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xy, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 और y का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों y²/2, एंड दोस्तों यहाँ पे प्लस c। फाइनली यहाँ पे xy, और यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये y² प्लस c। अगर मैं पूरे इक्वेशन को अगर y से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू y³ प्लस cy। ये मेरा का पूरा जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे मैंने ये इसके दोनों टाइप्स आपको सॉल्व करा दिए। अब यही सम सेम टू सेम सम, देखो मेरा ये फाइनल इक्वेशन आया ना, यही सम सेम टू सेम, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे dy है और यहाँ पे क्या है सर dx है। अब देखो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब रफ करने के बाद, नहीं तो आने तो मैं यहाँ पे देखो यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ कि आपको दोनों समझ में आना चाहिए। अब यही सम सेम टू सेम, वहां पे थोड़ी ना मुझे समझेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि कौन सा मेथड है, कि वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये x प्लस 2y³ और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy, और यहाँ पे क्या है दोस्तों y और dx। अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखूं, पहले मैंने परफेक्ट लिखा है, यस परफेक्ट लिखा है। अगर मैं इसे देखूं तो y dx माइनस x प्लस 2y³
डी वाई। और अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये तो पिछला वाला मेथड है, चलो ट्राई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वाई डी एक्स है, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखा है इसको मैं रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो m का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ m क्या आएगा दोस्तों। अब आपको बहुत मजा आएगा और एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आएगा, और जरूर आपके दिल में मेरे लिए तो जरूर कुछ ना कुछ एक एज अ टीचर, एज अ दोस्त, एज अ भाई एक जगह बन जाएगा। आप अभी देखो यहाँ पे देखो dx के आगे क्या है, y है, और यहाँ पे m के आगे क्या आएगा, -x-2y³। अब यहाँ पे जो मैं देखो पिछला मेथड लगा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। ये देखो ये लगा रहा हूँ d विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या आएगा x। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने जाऊंगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज लिखे, यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -1, और फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है। और अगर मैं देखूँ तो ये दोनों क्या हो गया, मिसमैच हो गए। अब दोनों मिसमैच होने के बाद अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये अब कौन से मेथड से सॉल्व होगा। अब मेरे मन में कंफ्यूजन आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पे अलग अलग जो मेरे मेथड है, जो भी मेरे यहाँ पे मेथड है, अब देखो रूल नंबर 1 क्या होमोजीनियस है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, वो तो नहीं होगा। रूल नंबर 2 अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे कॉमन है, dx के साथ y कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे x कॉमन होना चाहिए, तो भाई यहाँ तो x कॉमन नहीं है, वो भी रूल नहीं है। अब रूल नंबर 3 अगर मैं अप्लाई करूँ, इसमें से अगर इसको माइनस करूँ, चेक करता हूँ, ये देखो ये देखो, देखो मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ से अगर मैं इस वाले वैल्यू को अगर मैं माइनस करता हूँ और अपॉन यहाँ पे n लेता हूँ, तो फाइनली अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, देखो 1 -(-1), और ये n का वैल्यू अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है, और इसके अंदर -x-2y³ आ रहा है, तो मतलब एक्स वाई दोनों आ रहा है, तो ये अपन तो ले ही नहीं सकते, मतलब ये रूल नंबर 3 भी रिजेक्ट हो गया। तो फाइनली अपने पास एक ही रूल बच रहा है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता था दोस्तों, कि आपको इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब यहाँ पे क्या है -1 माइनस ये वाला लेना है 1, और आपको नीचे क्या लेना है दोस्तों, नीचे आपको इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हो, नीचे यहाँ पे m आएगा, बाद वाले में m है तो m का वैल्यू आएगा, और m का वैल्यू y है। तो मैंने बोला था दोनों में से जो छोटा वैल्यू 90% केस में चल जाता है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि m वाला फॉर्मूला आएगा, तो पहले आपको m वाले फॉर्मूले से ही इसे समझना चाहिए। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -2y, ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो मेरा आंसर आ गया, तो फाइनली मैं इसी से क्या करूंगा दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या होगा, ई टी डी वाई। अब देखो ई यहाँ पे क्या आ रहा है, -2y/dy। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग था, अब वेट करो, टेंशन मत लो, यहाँ पे देखो 1/y/dy। और फाइनली अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखूं तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा -2 ऐसे ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, log y। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो e⁻log y, और ये -2 यहाँ ऊपर आएगा, तो फाइनली देखो ये ई कैंसिल हो जाएगा, ये ई कैंसिल होके ये लॉग कैंसिल होके फाइनली यहाँ पे y² आएगा, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/y²। फाइनली मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे अलग था, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों मेरा अलग है। फिर भी मैं फाइनल इक्वेशन मेरा चेक करूंगा कि परफेक्ट आता है क्या। अब यहाँ पे इस तरह का जब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा था, तो याद है इस वाले रूल में हम क्या करते थे, ये वाले रूल में हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन है जनरल सॉल्यूशन का, y इंटू, ऐसे यहाँ पे हमने लिखा था x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से अपने कॉमन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। अब कॉमन इक्वेशन में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे y की जगह पे अगर आप 1/y² को अगर मल्टीप्लाई करते हो y की जगह पे, तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, देखो y/y², तो यहाँ पे क्या आएगा 1/y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पे ये माइनस ऐसे ही है। और अगर आप देखो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 1/y² को, देखो पिछला मेथड में अप्लाई करो, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x/y² प्लस, अगर आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 2y³ और यहाँ पे dy विच इज इक्वल टू 0। एक बार अच्छे से देख लो, अपॉन y², 2y³ हाँ, और यहाँ पे y। अब अगर मैं फाइनली अगर मैं इससे लिखूँ तो ये क्या हो गया, 1/y dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, x/y² ऐसे ही होगा, प्लस ये देखो यहाँ पे ये, और इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y dy विच इज इक्वल टू 0।
अब अगर मैं यहाँ पे m और n की वैल्यूज लिखूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर क्यों आप वही सेम सम को दो मेथड से सॉल्व करो। बहुत सारे अगर आपके मन में कंफ्यूजन है ना कि देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है, सर अगर मैंने इसको दूसरे मेथड से सॉल्व किया तो क्या मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो जस्ट वो कंफ्यूजन को मुझे दूर करना है और इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सम को अगर दूसरे मेथड से सॉल्व होता है तो सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy विच इज इक्वल टू c। m का अगर मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, m का मेरा वैल्यू क्या है दोस्तों, वन अपॉन वाई, और यहाँ पे क्या dx है। n के अंदर मैं ऐसा टर्म लिखूंगा जिसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, x नहीं होना चाहिए, तो पहला वाला टर्म नहीं आएगा, जस्ट मेरा सेकेंड वाला टर्म आएगा 2y वाला। तो ये 2y वाला टर्म आएगा, पर साथ में दोस्तों ये माइनस भी आएगा, तो -2y, तो यहाँ पे -2y आ गया, और यहाँ पे dy प्लस सी। फाइनली अगर मैं इसका डेरिवेटिव अगर इंटीग्रेशन निकालूं तो ये y मेरा कांस्टेंट है, तो वन अपॉन वाई, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x, देन देखो दोस्तों प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे 2 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ y क्या होगा दोस्तों, वाई स्क्वायर अपॉन 2, और विच इज इक्वल टू सी। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, देखो मैं यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे ये x अपॉन वाई, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। अगर मैं इसे और अच्छे से सॉल्व करूं, यही रीजन था मैं हमेशा मैथ्स को ऐसा ही सॉल्व करता हूं। मैं इंजीनियरिंग में था, मैं सबसे पहले ये सोचता था यार ऐसा कोई मेथड है क्या कि मैं एक ही मेथड से पूरा सम सॉल्व कर दूं। बहुत सारे लोग ऐसा बुक में देखते थे, ये बुक में इस मेथड से है ही नहीं सॉल्व, पर मैं हमेशा ऐसे ही मैं पढ़ाई करते टाइम करता था, और यही रीजन है कि मेरा इतना मेहनत करने के बाद, इतना क्लास लेने के बाद भी मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया कि मेरे पास बहुत सारी चीजें मैं बहुत कॉन्सेप्ट वाइज समझता था। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाई। चेक कर लो, दोनों ही इक्वेशन सेम आए, देखो वहां पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो इससे ये प्रूफ होता है दोस्तों कि आप अगर दोनों मेथड में से कौन सा ही मेथड अप्लाई करते हो, अगर उस मेथड को वो सेटिस्फाई करता है तो आप सम्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा मेथड है ये भी मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही मेथड है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बोला था कि दोनों में से रिपीट क्या होता है। सबसे पहले आप देखो इसको एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट में अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो dx को यहाँ पे ले लोगे, फिर ये dy का प्रॉब्लम हो जाएगा, ये इसका है, फिर ये वाला टर्म अकेला पड़ जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगेगा dx और dy का। तो आप इसको वो जो पहला वाला मेथड है एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट, उसमें से सॉल्व करना तो बहुत डिफिकल्ट है। अब उसके बाद आपके पास दूसरा रास्ता है कि इसको लीनियर वाले फॉर्म में सॉल्व करें, पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है दोस्तों कि देखो यहाँ पे x है, ये y और x है, और ये y है, मतलब y भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, x भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और लीनियर में हम dy बाई dx के टर्म में अगर हमारा इक्वेशन है तो हमेशा हमें समझ में आता है कि ज्यादा जो y है, अगर dy बाई dx में, तो y जो है वो कम टाइम रिपीट होता है। एटलीस्ट यहाँ पे अगर x ज्यादा बार रिपीट होता है और y अगर 1 टाइम रिपीट होता तो मैं तुरंत ये समझ जाता कि dy बाई dx का लीनियर फॉर्म है। अब अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो समझ जाना कि ये कौन से फॉर्म में है दोस्तों, उसके मैंने उसमें ही एक फॉर्म आपको बताया था डेरिवेटिव में, देखो ध्यान से पीछे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे dy बाई dx का है, देखो डेरिवेटिव फॉर्म। और अगर आप और अच्छे से देखोगे, हाँ, और अच्छे से अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे यार साइन है, कॉस है, तो समझ में आता है कि एक दूसरे का डेरिवेटिव है सब है। अब फाइनली अगर मैं इसे अच्छे फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो ये देखो -x साइन वाई dy बाई dx। अब देखो कॉस को मैं यहाँ पे लूंगा तो क्या आएगा, प्लस कॉस वाई, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे बस मैंने इसको यहाँ पे लिखा, अब लगभग थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा है, पर यहाँ पे हमेशा dy बाई dx यहाँ पे बस फंक्शन आता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, साइन आएगा, साथ में x नहीं होना चाहिए, तो x को पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, साइन वाई, यहाँ पे क्या होगा dy बाई dx, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x, x से डिवाइड किया, और यहाँ पे भी क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड किया। अब अगर मुझे इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई dy बाई dx प्लस, यहाँ पे देखो मैं 1/x लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, कॉस वाई, एंड विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई एक्स अपॉन एक्स। अब इसको एक बार चेक कर लेना कि भाई ये उस टाइप का इक्वेशन है कि नहीं है, तो हमने याद है एफ डैश, यहाँ पे dy है तो यहाँ पे क्या आएगा y dy बाई dx प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों p, और यहाँ पे क्या आएगा एफ वाई ही आएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा q।
अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें p और q जो है वो x के फॉर्म में होना चाहिए, है क्या? यस, q और p x के फॉर्म में। dy मेरा जो है दोस्तों, वो dy मेरा जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y के टर्म में जस्ट उसी का यहाँ पे डेरिवेटिव है, मतलब ये इस टाइप को सेटिस्फाई करता है। प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए, अगर आप चाहते हो कि पूरा आगे तक इंजीनियरिंग में इसी टाइप के आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलते रहे, तो प्लीज जितना हो सके इस चैनल को आप शेयर करो, जल्दी से 50K भी कंप्लीट कर दो, जितना जल्दी हो सके। आज ही अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप वीडियो देख रहे हो अगर तब तक हो गया होगा तो और अच्छी बात है, तो एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, पता है, जो मेरा फंक्शन है उसको मैं हमेशा v कंसिडर करता हूं, मैंने वहां पे लिखा भी है, और मैं यहाँ पे नीचे वाला जो टर्म है उसके विथ रिस्पेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin y। विथ रिस्पेक्ट टू x है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये y में लिखूंगा क्योंकि ये बैड फंक्शन हो गया, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स। जिसको नहीं समझता है वो ये फॉर्मेट सेम टू सेम समझ जाना, इसी तरह से लिखना है। अगर समझो यहाँ पे x का फंक्शन है तो यहाँ पे डी बाई डी वाई आएगा, और यहाँ पे x, और यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट ये वाले का यहाँ वैल्यू पुटअप करो, अगर ये वाले का वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे तो ये पूरे की जगह पे, देखो ये पूरे की जगह पे डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डी वी बाई डी एक्स प्लस, देखो 1/x वैसे ही आएगा दोस्तों, और यहाँ पे cos y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, v इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी टर्म है sec स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वैसे ही आएगा। तो ये देखो मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, dv बाई डी एक्स, यहाँ पे cos y जो था उसका वैल्यू v लिख दिया, और 1/x परफेक्ट लिख दिया, और यहाँ पे जो पूरा का पूरा वैल्यू था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा इक्वेशन जो है अब पहले वाले इक्वेशन की तरह बन गया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे y की जगह v है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे p का वैल्यू क्या है दोस्तों, हमारा 1/x, कंटालना मत भाई, वन शॉट वीडियो है। q का वैल्यू क्या है दोस्तों, sec स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू ई रेस्ट टू, और यहाँ पे क्या आएगा dx, जो यहाँ पे नीचे है उसी को लेना है। अब यहाँ पे e रेज टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, log x, तो फाइनली ई कैंसिल हो गया तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब x आ गया है, अब आपको इसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन भी पता है, यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे क्या है दोस्तों, v है, तो v मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, dx प्लस c। अब देखो यहाँ पे मैं v लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है दोस्तों, x है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है दोस्तों, x है, और यहाँ पे q का वैल्यू क्या है दोस्तों, q का वैल्यू है sec स्क्वायर x अपॉन x dx प्लस c। ये x x कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, v का वैल्यू रख दो, v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिया होगा cos y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos y, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बचा, तो मैंने याद करा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x प्लस c। इस तरह से अपना इक्वेशन आ गया, कितना सिंपल है। और यहाँ पे मैं बीच बीच में आपको आइडेंटिफिकेशन भी प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को कंप्लीट करते जा रहे हो। अब लास्ट वन है दोस्तों, बर्नौलीज इक्वेशन, ये हमारे टॉपिक का, हमारे सिलेबस का ये लास्ट टॉपिक है। चलो ये भी मैं आपको बता दूं किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पी वाई क्यू, आपको पता है अगर इस तरह से इक्वेशन होगा, पी क्यू जो है आपका एक्स के फॉर्म में होगा, बट अगर साथ में अगर वाई रेस टू एन कुछ दिया है, जैसे यहाँ पे जो एक्स क्यूब है और वाई रेस टू क्यूब है, तो समझ जाना कि ये बर्नौलीज टाइप का इक्वेशन है, और यहाँ पे अगर बाकी के वैल्यूज अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, बट अगर सपोज यहाँ पे दोस्तों ये dx के टर्म में, तो यहाँ पे x रेस टू n दिया होगा, तो वहां पे पूरे इक्वेशन को आपको x रेस टू n से डिवाइड करना है, यहाँ पूरे इक्वेशन को y रेस टू n से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे मैंने एक सम लिया है, सम तो है बहुत डेंजर, पर देखो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भेजा, प्लस हो गया, और ये एक्स वाई भी यहाँ पे भेजा तो माइनस हो गया, ये वाला टर्म वहां भेजा तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा बहुत दिख रहा है पर इतना परफेक्ट नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है,
अब देखो मैं पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसी को अगर सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू। और अगर यहाँ पे y है तो y रेस टू n है क्या? तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, पी वाई है, मतलब ये देखो ये p है ये y है, और बाद में q भी है यहाँ पे दोस्तों, q दिख रहा है, और यहाँ पे दोस्तों देखो y रेस टू n दिख रहा है। वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई रेस टू 4 वाई रेस टू 5 वाई रेस टू 6 कुछ भी आया तो समझ जाना, शायद यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं वाई क्यूब है, वाई क्यूब ले ले रहा हूँ। अब पूरे इक्वेशन को आप वाई क्यूब से डिवाइड करो, तो दोस्तों वाई क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। ये स्टेप फिक्स है बर्नौलिस का। यहाँ पे अगर मैं करूंगा दोस्तों तो ये एक्स ऐसे ही हो जाएगा, वाई अपॉन वाई क्यूब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर। और दोस्तों अगर यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसे और सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखूं तो ये डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस फॉर्म में अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो पी वाई दिख रहा है और साथ में यहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखो माइनस 1 अपॉन यहाँ पे एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे जो टर्म y वाला होगा, याद रखना जो भी y वाला टर्म होगा उसे आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे y वाला टर्म है, माइनस में मत लेना, 1 अपॉन वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू v। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्स रेस टू एन। या तो बहुत सारे लोग ना इसको ऊपर लेके भी सॉल्व करते हैं, मैं हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। इसको आप याद कर सकते हो, माइनस एन डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन प्लस वन। बहुत सारे बुक में ये वैल्यू ऊपर लेके सॉल्व करते हैं, वाई रेस टू माइनस टू और एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाते हैं माइनस टू वाई रेस टू, यहाँ पे देखो एन प्लस वन मतलब 3 हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स आएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट एक्स है, और यहाँ पे डी वी बाय डी एक्स आएगा। अगर आप ध्यान से अगर इसे देखोगे तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस टू नहीं आ रहा, तो माइनस टू वहां भेज दो, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स अपॉन वाई क्यूब, और ये 1 अपॉन माइनस टू डी वी बाय डी एक्स, इस तरह से आया। अब जस्ट यहाँ वाला जो टर्म है इस टर्म को रिप्लेस कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फास्ट मतलब समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ पे 1 अपॉन वाई क्यूब, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इस पार्ट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन माइनस टू डी वी बाय डी एक्स माइनस, ये देखो 1 अपॉन वाई स्क्वायर को क्या लिया था, v, और यहाँ पे x, और विच इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। अब पूरे इक्वेशन को आप क्या करो पता है, रूल वाइज हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलता है, बोलता है कि यहाँ पे dv बाई डी एक्स होना चाहिए, माइनस टू नीचे, तो पूरे इक्वेशन को माइनस टू से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स माइनस टू से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस टू, और ये x साथ में लिख दो और v यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे अगर माइनस टू से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे अगर मैं p की वैल्यू की बात करूँ तो 2x हो जाएगा, और q के वैल्यू की बात करूँ तो 2 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इसको फाइनली अगर सॉल्व करने की बात करूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम वही मेथड से, देखो बर्नौलिस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ पर मेथड वही अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो पी डी एक्स ई रेस टू 2x है, फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ई रेस टू 2 बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, टू कैंसल, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालूं दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, v है, तो v मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नीचे क्या है, dx है, dx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ v क्या है दोस्तों, v का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 अपॉन वाई, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों ऐसी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है दोस्तों, ई रेस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, q का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, और dx प्लस सी। देखो ये प्लस माइनस फॉर्म में था, कैंसिल हो गया। ये कैसे कैंसिल हुआ, मेरे ब्रीफ वीडियो में अगर जाओगे तो मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। देन यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ बस 2 बचा है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 का क्या आएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा और कुछ नहीं है तो मतलब x और प्लस सी। चाहिए तो आप पूरे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो। फाइनली ये हमारा इक्वेशन आया और इसी के साथ अपना पूरा का पूरा लेसन क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा है। अराउंड 1 घंटे 9 मिनट का ये वीडियो है, पर ये वन शॉट वीडियो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आप अपने कॉलेजेस में प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी आपके दोस्त होंगे जिनको भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, प्लीज़ वहां तक आप शेयर कर दो। शायद मेरी जो ब्लेसिंग है या शायद उनकी जो ब्लेसिंग है वो आपको लगे। देखो, अगर हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, वैसे आप अगर मेरी भी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाओगे तो जरूर मैं आपको और अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। अपनी बात जरूर वीडियो के नीचे लिखना कि सर ने जो पढ़ाया वो कैसा पढ़ाया। पूरा का पूरा 1 घंटे में इस टॉपिक को पढ़ाना। कोई भी आप इंजीनियरिंग वीडियो वन शॉट आप चेक कर लो पूरे यूट्यूब पे, इस तरह से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो जरूर अपना प्यार जरूर दिखाना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।